नमः संस्कृताय। आज पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है संधि। संधि, यदि संधि की व्युत्पत्ति की बात की जाए तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय मिलकर संधि शब्द बनता है। संधि शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द है। तो आइए सर्वप्रथम हम संधि की परिभाषा की तरफ चलते हैं। तो महर्षि पाणिनि द्वारा जो विरचित जो सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, उसमें संधि के लिए एक सूत्र आया हो, जो सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। अर्थात यहाँ पर दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उससे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि नाम से ही ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलेंगे और इन दो वर्णों के मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन होगा वही संधि कहलाता है। अब एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि संधि कहीं भी नहीं होती है। संधि हमेशा जो दो सार्थक वर्ण होंगे, जिन वर्णों का कोई अर्थ हो, वैसे वैसे वर्णों के साथ ही संधि होती है। तो कुछ संधि के उदाहरण दिए गए हुए हैं, जैसे हम देख सकते हैं देव प्लस आलय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो देव है, देव में एक पूर्व पद क्या है? देव है, और उत्तर पद क्या है? आलय है। सर्वप्रथम हम संधि करते समय देव का जो अंतिम वर्ण व में अ है, और आलय का जो उत्तर पद का जो सबसे पहला वर्ण है वह अ प्लस आ मिलकर इक्वल टू आ ही होता है और बन जाता है देवालय। वैसे ही देव प्लस इंद्र, इसको हो जाता है देवेंद्र। भानु प्लस उदय हो जाता है भानुदय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो सार्थक वर्ण हैं, और दो सार्थक वर्णों के मेल में जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसी का नाम संधि कहलाता है। अब एक चीज़ आगे समझने की आवश्यकता क्या है? हम अधिकांशतः इसमें बहुत ज़्यादा संशय होता है कि संधि और संयोग क्या होता है। तो आज इस संशय को दूर करने का मैं अधिकांशतः हद तक प्रयास किया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, संयोग जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। फिर से, जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को हम संयोग कहते हैं। इसके पहले हमने संधि परिभाषा क्या देखा कि दो सार्थक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा में अंतर क्या हमको दिख रहा है कि जब दो वर्ण बिना विकार, बिना परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं, और उनके इस मेल को ही हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। आइए संयोग के कुछ विशेष संयोग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम ध्यानपूर्वक सबसे जानेंगे। संयोग में दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, जैसे संधि में दो वर्ण परस्पर मिल रहे थे। लेकिन जो दूसरा नियम है कि संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है। और संधि में हमने क्या देख रहा था कि दो वर्णों को दो सार्थक वर्णों के मेल से जो विकार हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, वो संधि कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? संयोग में वर्णों के मिलने पर विकार या परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा नियम क्या है कि संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में वैसे ही जुड़ जाते हैं, तथा व्यंजन वर्ण ज्यों का त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। पुनः अंतिम में क्या है कि संयोग में स्वर वर्ण मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं, तथा व्यंजन जो वर्ण होते हैं ज्यों का त्यों एक साथ लिख दिए जाते हैं। आइए इनके कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरण को देखकर समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उदाहरण है, पठितुम प्लस इच्छति है। अब हम लोगों ने पहले ही देखा कि संधि में दो पद होते हैं। एक जो पठितुम है, इसको हम कह सकते हैं पूर्व पद, और इच्छति जो है, इसको हम उत्तर पद कहेंगे। तो संधि के समय हमें क्या करना होगा? पूर्व पद का अंतिम वर्ण, या संयोग के समय क्या करना होगा? पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? तो पठितुम में म है, और म क्या है? ये अर्ध है, यानी आधा है। और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? ह्रस्व ई है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संधि कभी भी क्या होगी? सार्थक वर्णों में होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पठितुम में जो म है वह अर्ध है, हलंत है, तो यहाँ पर संधि नहीं हो सकती है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पठितुम में म है, म में जाकर ह्रस्व इकार की मात्रा मिल जाएगी और बन जाता है पठितुम मिच्छति, यानी म में ई मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी, मी हो जाएगा। और इसको जब हम समस्त पद बनाएंगे, इसको जब संयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पठितुम मिच्छति हो जाएगा या पठितुम मिच्छति होगा। वैसे ही धनम प्लस इच्छन्ति, यहाँ भी आप देख सकते हैं पूर्व पद क्या है, धनम, और उत्तर पद क्या है, इच्छन्ति। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो धनम में म हलंत है और उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, ई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अर्ध है और एक स्वर है, तो यहाँ पर संधि नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई विकार नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, तो म में फिर ई मिल जाएगा तो हो जाएगा धन मिच्छन्ति हो जाएगा, अर्थात धन की चाहत, धन की इच्छा। तो यहाँ पर हमको बस समझने की ज़रूरत ये है कि जो संधि और संयोग में केवल सूक्ष्म अंतर होते हैं। संधि में हमेशा दो वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं, और संयोग में दो वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, वे जैसे होते हैं वैसे ही उसमें ह्रस्व ई की मात्रा के रूप में जुड़कर और वह संयोग बन जाते हैं। अब आते हम संधि की भेद की तरफ, अर्थात संध्या भेदाः। संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो हमेशा यदि प्रश्न पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं तो हमारा उत्तर होना चाहिए 3। कौन कौन, स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग संधि। अब अगले वीडियो